हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने चल रहा हूं। ये प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं, थर्ड पेपर है ये 2017 का। मैंने सेकंड पेपर 50 क्वेश्चंस मैं इसका पार्ट 1 और 2 अपलोड कर चुका हूं, और आज मैं आप लोगों के लिए ये थर्ड पेपर है जो 22 जनवरी 2017 को यूजीसी में प्रश्न पूछा गया था, उसका प्रश्न पत्र मैं आज आप लोगों से सॉल्व करवाऊंगा। और ये प्रश्न उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क के लिए या तो केवल जो मेडिकल सोशल वर्क की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, प्लस में एमपीपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं सोशल वर्क में, समाज कार्य में, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होंगे इसमें से। ठीक है, तो आप सभी लोग इसे अंत तक देखिएगा और समझ कर आप लोग जवाब दीजिएगा, और फिर लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए हैं। मैं आप लोगों से 4 ऑप्शन के बारे में चर्चा करता हूं, तो यानी जितने भी प्रश्न करता हूं उसका मल्टीप्लाई आप 4 से कर देंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप उतने क्वेश्चन के बारे में यहाँ से जानकारी ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके सामने प्रश्न ये है, पेपर है आपके सामने, क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी विशेषता जो है मानव समाज को पशु समाज से स्पष्ट रूप से अलग कर देती है। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने ये कल या तो परसों एमपीपीएससी वाले में बताया था आप लोगों से। पहला ही प्रश्न वही है, बताइए जरा कि विशेषता जो है मानव और समाज को पशु समाज से स्पष्ट रूप से अलग कर देती है। संस्कृति। संस्कृति, ओके। यहाँ पे करेक्ट जवाब जो आ रहा है ऑप्शन नंबर सेकंड आ रहा है, संस्कृति ही सही जवाब है यहाँ पे, है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अगर कोई सही जवाब है तो सेकंड वाला ही सही जवाब है यहाँ पे। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, मैंने दूसरा फ़ोन जो है, प्रियंका ने कहा कि भाई कि सी सही होगा, बी सही होगा, यहाँ पे सेकंड वाला सही होगा। संस्कृति ही यहाँ पर देखिए विशेषता जो है मानव और समाज की पशु को बेसिकली क्या कर देती है, वो अलग कर देती है। आप सबको पता है कि मानव समाज के अंतर्गत विवेक बुद्धि होती है, मानव के अंतर्गत, है ना, सभी काम को सोच समझ के कर लेता है। पशु में कोई बुद्धि नहीं होती, पालतू जानवर है तो मनुष्य क्या करता है, अपने फायदे के लिए क्या करता है, उसे पालता है। तो पशु में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है ना, और यही चीज़ें जो है उसको अलग कर रही है संस्कृति। बाकी सारी चीज़ें कॉमन आती है, जैसे सीमाएं की बात अगर मैं करूँ, आपको अंतर क्रिया के बारे में बात करूँ, सामूहिक क्रिया के बारे में बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें समाज में भी और पशुओं में देखने को हमें मिल जाती थी। थोड़ी सी कुछ अलग एक्टिविटी थी, लेकिन ऑप्शन नंबर अगर हम बी की बात करते हैं, ये सबसे सही जवाब था, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे। चलिए आगे प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड लीजिए। निम्नलिखित में से किसे सकारात्मक अन्यारोपण नहीं समझा जाता। अन्यारोपण जानते हैं, पहले तो अन्यारोपण समझिए, अनुमान लगाना, हस्तांतरण करना, बस अब आप इसको करिए। तो ये बहुत सिंपल शब्द है कि किसे सकारात्मक हस्तांतरण नहीं समझेंगे, हम लोग नहीं समझेंगे। मित्रता की इच्छा, यहाँ पर मित्रता की इच्छा को समझा जाता है, मार्गदर्शन को भी समझा जाता है, ठीक है, सहायता एवं सामर्थ्य की इच्छा को भी समझा जाता है सकारात्मक पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन विश्वास को खोने की जो इच्छा होती है, सकारात्मक जो अन्यारोपण होता है, इसे नहीं माना जाता है। अन्यारोपण, अनुमान नहीं माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 वाला सही था। सभी ने यहाँ पे, अभिषेक जी का जवाब आया है, टीना का जवाब आया, पंकज का जवाब आया, शक्ति जी का जवाब आया। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, मेरा भी तो जवाब है पहले ही। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सत्येंद्र जी, आपका भी जवाब आ गया। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन, अगर हम बात करें थर्ड के बारे में, कि वैयक्तिक समाज कार्य के अंतर्गत मंत्रणा शब्द मतलब काउंसलिंग शब्द की शुरुआत किसने किया है। मैंने आप लोगों से चर्चा भी कर चुका हूं, आप सबको बर्था कैपेन रेनाल्ड के बारे में, इनका पूरा नाम है बर्था कैपेन रेनाल्ड। अमेरिका के ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्होंने दूसरों के बीच में जो शांति आधारित अभ्यास है उसके बारे में चर्चा किया है। ठीक है, तो किसके बारे में चर्चा किया है, दूसरों के बीच में शांति आधारित अभ्यास के बारे में, बर्था रेनाल्ड ने। और कट्टरपंथी सामाजिक कार्यकर्ता थे ये, कट्टरपंथी थे ये, है ना। और याद रखना आप लोग, एन जो है एन अनचैरिटेड, चैरिटेड जो जनरी होता है, जनरी मतलब यात्रा, जनरी, है ना, उसको बोला जाता है। वो किताब थी इनकी बर्था रेनाल्ड की, वो एक किताब थी बर्था रेनाल्ड की। किताब तो आप याद मत रखिए, लेकिन यहाँ पे मंत्रणा शब्द याद रखिए, ये आपका सही जवाब मिल जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। मैरी रिचमंड की बात अगर हम करें,
सोशल डायग्नोसिस पता होगा 1917, और व्हाट इज सोशल केस वर्क 1922, ये भी आपको पता है। और फ्रेंडली विजिटर ये भी पता है आपको 1899 में। और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। और युद्ध वार, युद्ध और पारिवारिक एकजुटता की बात अगर करता है तो मैरी रिचमंड का ही नाम आता है। तो 3-4 बातें मैंने देखो मैरी रिचमंड से जोड़कर बता दिया आप लोगों को। फ्लोरेंस होलिस है ये अगर हम बात करते हैं फ्लोरेंस होलिस के बारे में, आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जानते हैं आप लोग, ये बेसिकली प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क प्लस में अगर हम बात करें व्यक्ति समाज कार्य के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, व्यक्ति समाज कार्य में जो है क्रियाविधि को डिवाइड करने वाला व्यक्ति जो है, विभाजन करने वाला व्यक्ति जो है, ये होलिस है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में। ठीक है। केस वर्क को साइको सोशल थेरेपी, जो साइको सोशल थेरेपी है केस वर्क में, वो किसके द्वारा दी गई है? फ्लोरेंस होलिस। ठीक है। सर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो कूले ने भी दिया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कूले नहीं प्राथमिक और द्वितीयक दिया है, कूले ने नहीं। कहाँ दिया है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष है ना। ओके ओके। विलियम रीड के बारे में बात करें। हाँ, विलियम रीड के बारे में बात करें। विलियम रीड ने रिसर्च ऑन टास्क सेंट्रल्ड प्रैक्टिस, विलियम रीड का है, जिसको आप बोलते हो ना भाई कि कार्य केंद्रित को, भाई रोजर्स का नाम आता है व्यक्ति केंद्रित में, कार्य केंद्रित में विलियम रीड का नाम आता है 1992 में। अरे 1972, 92 नहीं, 72 नहीं, 60 कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं, 1960 विलियम रीड। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब हो जाएगा, बर्था नेलाल्ड, ये भी आपका सही जवाब है, सेकंड वाला, है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें, प्रत्यक्षीकरण का मतलब पहले समझिए। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने का या बोध करने से संबंधित है। जैसे एक दृष्टिकोण हो किसी का, एक राय हो किसी का, एक मत हो किसी का। बता दूं आपको, संवेदना प्लस में अर्थ प्लस में सोच आप कॉपी पर भी लिखते रहिएगा, प्लस में स्मृति बराबर प्रत्यक्षीकरण बराबर प्रत्यक्षीकरण। तो प्रत्यक्षीकरण में क्या क्या होता है? संवेदना, अर्थ, सोच और स्मृति, ये हो गया आपका, बराबर बन जाता है फिर प्रत्यक्षीकरण। तो संवेदनाओं के अर्थ का मतलब यही होता है कि व्याख्या करना। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है आत्मगत प्रक्रिया है ये। और प्रत्यक्षीकरण पूर्णतः आत्मगत या वैयक्तिक प्रक्रिया के कारण से यही रीजन है कि वस्तु या उद्दीपक को परिस्थिति में प्रत्यक्षण जो है वो प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कर देता है। कहने का तात्पर्य मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने एक वो देखा होगा चिंपैंजी को, जिसका नाम सुल्तान था, कोहलर का ये बेसिकली एक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था वहाँ पर, है ना, अवलोकन का। तो उसने क्या बोला कि भाई अब वहाँ पे चिंपैंजी था और केले 2 थे यहाँ पे ऊपर, एक बॉक्स बना हुआ करता था, उस बॉक्स में चिंपैंजी को बंद कर दिया गया था और ऊपर लटका दिया गया था 2 केले। तो उसमें छड़ी रख दी गई थी। तो वो उस जो चिंपैंजी था उसने पहली छड़ी को जब लगाया तो केला नहीं प्राप्त हुआ। जब उसने अचानक देखा भाई कि अब इस केला तो प्राप्त नहीं हो रहा है, फिर इधर उधर देखा तो एक और छड़ी उसमें रखी हुई थी, तो उस छड़ी को उसने जोड़ दिया। तो जो ये अचानक वाली प्रतिक्रिया देखने को मिली है हमें यहाँ पर, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रत्यक्षण को रिप्रेजेंट करती है। अचानक जो आई है वो आइडिया जो उसके मन में आया है, प्रत्यक्षण को कहीं ना कहीं रिलेट किया है, तो वहाँ से वो क्या किया, उस केले को प्राप्त कर लिया। ठीक है। तो वहाँ पर ये चीज़ें प्रयोग में लाया गया है। तो प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो हमेशा आत्मनिष्ठ होता है। और यहाँ पे आकाश सर आपका गलत हो गया है, सॉरी आकाश नहीं, आकांक्षा मैडम है, ये गलत हो गया है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर नहीं होगा, आपका बी होगा, जो है आत्मनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठता बताओ। अच्छा, वस्तुनिष्ठता जानते हो क्या होता है? वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है भौतिक पदार्थ एक, जो अपने स्वयं के विचार, आशा, आकांक्षा, भावनाएं और पूर्वाग्रह से प्रभावित ना होकर किसी भी तथ्य को या घटना को उसको वास्तविक रूप से विश्लेषण करता हो, तो वो वस्तुनिष्ठता होता है, वो वस्तुनिष्ठ। और व्यक्तिनिष्ठता होता है कि व्यक्ति पर आधारित होगा, व्यक्तिपरक होगा, और वो जो आधारित होता है स्वानुभूति मूलक होता है। अब एक बार प्रश्न पूछा गया था व्यक्तिनिष्ठ क्या होता है, तो वह स्वानुभूति
मूलक होता है वो, है ना, ये याद रखेंगे आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। तो ये व्यक्ति संबंधी होता है, व्यक्तिनिष्ठता। नकारात्मकता तो बिल्कुल नहीं होगा, आपको पता होगा। सकारात्मकता भी ये गलत शब्द है, ये सहसंबंध से रिलेट करते हैं, ये गलत है दोनों ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थिति के प्रति एक साथ तीव्र प्यार या घृणा का होना क्या कहलाता है? उदासीनता, शोभीकरण, उभय भाविता। अब आप सोच रहे होंगे उभय भाविता है क्या चीज, है ना? ये द्वैत वृत्ति है। अब कह रहे होंगे इससे भी टफ आ गया। अब तो दो तरफापन, दो तरफापन अब तो समझ में आ गया होगा। दो तरफापन उभय भाविता को बोलते हैं। निसंगतता, निसंगतता का मतलब होता है एकांत। अब बताइए अभिषेक सी, ओके भाई। संजय जी आपका भी सी आ रहा है, शाबाश। चलो बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं उभय भाविता को दे रहे हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि उदासीनता होता क्या है। देखो उदासीनता व्यक्ति या वस्तु के प्रति रुचि या भावना में कमी को बताता है। उदासीनता मानसिक अस्वस्थ, अगर हम बात करें अस्वस्थ का लक्षण दिखाता है उदासीनता। अत्यधिक तनाव और संघर्ष का अनुभव कराता है उदासीनता। और स्वीकरण का मतलब अगर मैं बात करूं तो स्वीकार करने से, स्वीकार करने की क्रिया, जो जैसा वैसे ही स्वीकार कर लो। स्वीकरण, एक्सेप्टेंस, अनुमोदन भी बोला जाता है इसको ना, अनुमोदन भी बोला जाता है। और क्वेश्चन नंबर अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, निसंगतता एकांत यानी अलग और अकेला होने की स्थिति को बताता है, अलगाव को बताता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को अलग करने के कार्य को बताता है। पृथक्करण करना, लोगों के साथ संपर्क में कमी। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि व्यक्ति और वस्तु स्थिति के प्रति एक साथ तीव्र प्यार और घृणा की बात कर रहा है, तो वो आपका क्या कहलाता है? दो तरफापन, द्वैत वृत्ति, मनोवृत्ति कहलाती है वो, उभय भाविता कहलाता है वो। आपका सही जवाब था यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, कि किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति के प्रति एक साथ तीव्र प्यार या घृणा होना, आप कहेंगे उभय भाविता। क्या कहेंगे उसे? उभय भाविता कहेंगे। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी देखो मैंने इसके बारे में पढ़ाया भी है। जेंटलमैन एंड डक्कन के सामाजिक क्रिया के इसने 4 रणनीति बताई है। 4 रणनीति बताई है। अगर याद होगा तो कर लोगे, नहीं याद होगा तो नहीं कर पाओगे। आप जरा मुझे बताओ। चलो मैं आज याद भी करवा दूंगा आप लोगों को, अगर याद भी नहीं होगा तो श्वेता जी कह रही हैं भाई सी होगा। अच्छा जी, आलिसन जी का बी आया भाई। अच्छा और बताइए। दीपक राव सर बी, ओके। पंकज जी का भी बी आया है भाई। चलो अजय जी बी आया है। अजय जी पढ़ाई ठीक ठाक चल रही ना आपकी? चलो अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। वैशाली जी का भी आया है, बहुत बढ़िया। चलो मैं बताता हूँ अब। देखो यहाँ पे मैं बताऊँ आपको, जेंटलमैन और डक्कन के अकॉर्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ। इसकी जो 4 रणनीति थी, कॉपी जरूर रखिएगा साथ में, उसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो सामुदायिक विकास में अपने अनुभव को लेकर इसने 4 विकासात्मक रणनीति की पहचान की थी। और ये जो काम किया था सामाजिक क्रिया में उपयोग करने के लिए किया था, है ना, इसको तैयार किया था। तो एक था शिक्षा की रणनीति, और शिक्षा की रणनीति कहीं लिखा हुआ है देखो ऑप्शन में, ये है शैक्षिक रणनीति, ये मिल जाएगा आपका। दूसरा जो था उसका प्रत्यक्ष कार्यवाही। और प्रत्यक्ष कार्यवाही अगर हम बात करें आप लोगों से, जहाँ पे आप प्रत्यक्ष कार्यवाही की बात करते हैं, तो वो आपका इसमें है ही नहीं, मेंशन किया ही नहीं गया है प्रत्यक्ष। और सहयोग की बात अगर करें तो सुगमकारी, देखो कहीं पर लिखा होगा। अरे एक मिनट, यहाँ अगर हम बात करते हैं, हाँ सुगमकारी के बारे में, सहयोग को सुगमकारी बोला है, ये आपका सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। और एक और बताया मैंने क्या, प्रत्यक्ष कार्यवाही, प्रत्यक्ष क्रिया, एक ही बताया। और चौथा था इसका शक्ति रणनीति, जिसको हम लोग कहते हैं हस्तक्षेप, हस्तक्षेप की रणनीति बोलते हैं इसी को। तो ये 4 बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आर्थिक रणनीति के बारे में बात नहीं किया है यहाँ पे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी सेकंड। क्या बात कर रहे हैं? आवाज सबके पास नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ तो रही आवाज, आवाज जा रही है सारा। नंबर फिर से बता। हस्तक्षेप रणनीति या इसी को शक्ति रणनीति कहते हैं। शक्ति रणनीति या हस्तक्षेप रणनीति, 4 नंबर ये होगा आपका चौथे पॉइंट पर।
ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 याद है तो आपके 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं। 2 नंबर का आता है ना एक प्रश्न, तो 2 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं। टॉयनबी हॉल किसने स्थापित किया था? आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए एक बार आकांक्षा जी। टॉयनबी हॉल जो है 1884 में सैमुअल और एक नाम था उसका हेनरीटा। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी। क्या बात कर रहे हैं यार, आवाज तो आनी चाहिए। आ रही है सर। आवाज जा रही है मेरी में। सर वॉइस नहीं आ रही है। इनका जो नाम बता रहा था, क्या नाम बता रहा था? सैमुअल और हेनरीटा बर्नेट। हर्नीटा जो है बर्नेट थी, ठीक है, और इन्हीं के द्वारा ये बनाया गया था। ये सैमुअल यूके के विजेता थे चर्च के, और ये हेनरी जो थी ये एक शिक्षक थी, परोपकारी थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता थी हेनरी जी। हेनरी, वही मैं बात कर रहा हूँ, बर्नेट हेनरी का नाम। तो हेनरी ने स्ट्रीट बस्ती की स्थापना भी की है। हेनरी की अगर हम बात करते हैं तो उसने एक याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए हेनरी का नाम। हेनरी ऐसे लिखिए, और हेनरी का नाम आप नोट करिएगा कि स्ट्रीट बस्ती, गली की बस्ती को इसने भी एक प्रकार स्थापना की थी 1893 में। और रॉकफोर्ट विश्वविद्यालय की भी स्थापना किया है इसने। रॉकफोर्ट विश्वविद्यालय की भी स्थापना इसी का नाम आता है 1847 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। ए फॉर अमेरिका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कर्नल बर्नेट का नाम, ठीक है, कर्नल बर्नेट का नाम आ जाएगा। वही बर्नेट है, इनका पूरा नाम है हेनरी कैनन जो है बर्नेट, ठीक है, ऑप्शन ये सही जगह। मैरी, अगर इन्होंने क्या किया था? एक तो रोलफोर्ट विश्वविद्यालय, और क्या किया था सर? हेनरी स्ट्रीट बस्ती की स्थापना की थी, है ना। बाकी ये परोपकारी थी, शिक्षक थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। सैमुअल की तरह, सैमुअल भी है लेकिन सैमुअल का नाम नहीं दिया इसमें, ठीक है। सैमुअल का भी नाम नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गिलक्रिस्ट के बारे में। गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट नहीं है ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, विकेट कीपर। ये एडम गिलक्रिस्ट वो हैं जिन्होंने घर पर रहकर एक एल्डर मेडिकल केयर की बारे में जानकारी ली थी, और सोशल वर्कर थे ये धर्मशाला में एक टीम के सदस्य के रूप में काम किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये आप इसे ध्यान रखिएगा, गिलक्रिस्ट का नाम वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो मैरी वार्ड का नाम आ रहा है, मैरी वार्ड क्या है? ये फ्रांस के सक्रिय बहनों के लिए समुदाय की स्थापना की थी। जो बहन मतलब वही थी जो समुदाय की औरतें थी, उनके लिए उनको नाम दिया था बहन, और उनके लिए एक सक्रिय समुदाय की स्थापना की थी ना। और ये यूके में कैथोलिक विश्वास को लेकर संरक्षित करने के लिए जो है इन्होंने भेष अपना रखा था, भेष बना रखा था, ठीक है, जैसे कैथोलिक वाला ईसाइयों का। बाकी थे सोशल वर्कर थी, भेष बना रखा था अपना उन्होंने, ठीक है। मैरी वार्ड। जेम्स एडम्स के बारे में आपको पता होगा भाई, समाज सुधारक हैं ये, यूएसए की प्रमुख नेता हैं ये, और विश्व शांति की वकालत भी की है इन्होंने लोकतंत्र की सामाजिक नैतिकता के बारे में बात किया है, और युद्ध के समय शांति और रोटी की बात किया है जेम्स एडम्स ने। सबसे ज़्यादा इसका नाम जो पूछा जाता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट को लेकर 1880 में शुरुआत किया गया था इसे। 1880 में जो है यूके में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस रहा, सेटलमेंट या व्यवस्थापन गृह आंदोलन, जो दान संगठन समिति आंदोलन 1889 को सुचारू रूप से चलाया गया था, है ना। तो वो चीज़ें थी, वो था जेम्स एडम्स, है ना। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में नाम आता है इसका। कहाँ पे? सेटलमेंट हाउस मूवमेंट की स्थापना इसने किया, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी जवाब आपका सही याद रखना, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, यहाँ पर ए आपका सही होगा। आगे बात करते हैं, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट किस पर आधारित है? व्यक्ति पर आधारित होगा, संगोत्र पर, कि समूह पर, कि समुदाय पर? अच्छा प्रश्न है, आप लोग बताएंगे, है ना। हाँ, सत्येंद्र जी का भी आया भी, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा चुका हूँ सत्येंद्र जी, है ना। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट आप कह रहे हैं भाई, जिन बच्चे कह रहे हैं बी, मैंने समूह में कहाँ बोला है भाई, मैंने समूह में तो कभी बोला ही नहीं है। किस होता है ना, सेटलमेंट हाउस मूवमेंट जो मैं आप लोगों को जब पढ़ा रहा हूँ वो कम्युनिटी में पढ़ाया हूँ, तो कम्युनिटी होगा ना, हाँ समुदाय में होता है सर, समुदाय में होता है। संजय जी, वैशाली जी, आपका गलत आया है, और यहाँ पर सत्येंद्र जी का गलत आया है। बाकी बच्चों का यहाँ पे सही जवाब आया है, डी फॉर डेनमार्क। समुदाय आधारित है ये,
तो समुदाय संगठन की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में दान संगठन समिति के आंदोलन से हुई थी। दान संगठन समिति आधुनिक सामुदायिक संगठन की एक आधारशिला रखी गई थी 1800 यानी 1889 में, है ना, मैंने आपको अभी बताया भी है। और आप ये भी ध्यान रखें कि व्यवस्थापन गृह आंदोलन 1880 के दौरान में यूके में प्रारंभ किया गया था ये। और यूएसए का नाम याद रखिएगा आप सभी लोग, 1877 में जो है चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के नाम से। और यूके में एक और बात ध्यान रखिएगा कि 1869 में चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी इसकी स्थापना हुई थी, है ना। और एक पहला अगर गिल्ड पहला पड़ोसी गिल्ड की स्थापना 1886 में यूके में हुआ है। बस इतनी बात क्लियर हो गया, बता दीजिए एक बार। यस सर। चलो बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं एक क्वेश्चन नंबर 9 को कि प्राथमिक कक्षाओं में पोषण समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम जिसको एनपी डैश में एनएसपीई कब प्रारंभ किया गया था, ये आपके सामने प्रश्न है। नाम सुना होगा आप लोगों ने इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम डी। ओके, यहाँ पे डी 1995 बता रहे हैं आप। देखो ये बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो प्रतिधारण और परिस्थिति को बढ़ाने के लिए, साथ ही बच्चों के बीच में पोषण का स्तर में सुधार करने के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता की बात करता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, पोषण समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम एनएसपीई, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 को हुई थी। नोट कर लीजिएगा, 15 अगस्त 1995 को की गई थी, ठीक है। और मध्याह्न भोजन कहा सर, ये वही है ना? क्या चीज? 1995 मध्याह्न भोजन, ये वही है ना? मध्याह्न भोजन 1995 में शुरुआत हुई थी। हाँ 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 प्राथमिक कक्षाओं के लिए हुआ था। हाँ वही है, ठीक है। तो ये चीजें इसका नाम भी तो बदल दिया गया सर, मध्याह्न भोजन का पीएम पोषण करा मिड डे मील कर दिया है। मिड डे मील, पीएम पोषण करा, पीएम पोषण, हाँ मैंने एक वीडियो भी बनाया है 2 मिनट का, पीएम पोषण, हाँ सही बताया इन्होंने, ठीक है। देखो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके सामने एनएसपीई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा ये बताइए, ये मेरा सवाल है आप सबसे। हाँ, नेशनल स्कीम फॉर प्राइमरी एजुकेशन, प्रोफेशनल, नहीं। देखो ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं, ये जो आपका आता है, और भी कोई व्यक्ति पहले अच्छा मुझे बताए जरा, और भी कोई व्यक्ति, और भी कोई व्यक्ति, नेशनल प्रोग्राम न्यूट्रिशन सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, चलो ठीक है सही, प्राइमरी एजुकेशन 15 अगस्त 1995, ठीक है सही है, यही सही है, ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही है, ठीक है। तो मिड डे मील जिन्होंने कहा कि भाई स्कीम है तो सही है, सही जवाब है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी, ठीक है। ये प्रश्न बताइए जरा, आप लोग मुझे बताओगे, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा? जवाब आ रहा है ए। आकांक्षा, टीना, अजय, बस 3-4 ही लोग जवाब दे रहे हो भाई, बाकी बहुत लोग हो, 21 लोग हो, पंकज, हाँ चलो। देखो जब नल हाइपोथेसिस की बात हो रही है, नल हाइपोथेसिस यदि सत्य हो तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर वो सत्य है तो असत्य होगी, भाई मैंने बताया था ना, जब शून्य परिकल्पना सत्य होती है तो उसे हम असत्य स्वीकार करते हैं, तो ये सत्य हो तो सत्य है, बाकी आगे की बात नहीं लिखा है तो टाइप एरर्स है। यदि कहता असत्य है तो टाइप 2 होता,
है ना, तब टाइप 2 होता है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, नल हाइपोथेसिस। और कल शायद किसी को लेकर बड़ा किसी को शायद आकांक्षा को ही शायद दिक्कत थी लेबल को लेकर, है ना, कि भाई यहाँ पे 195 को लेकर बात कर रहे थे। तो देखो मैंने आपको वहाँ पे ग्रेटर देन और ग्रेटर लेस के बारे में बात किया है, आपके स्तर के बारे में। मैंने आपसे ये बोला है कि 1.96 ग्रेटर लेस होगा, ठीक है, ग्रेटर लेस होगा, ग्रेटर लेस होगा। अब आप कह रहे थे कि सर 195, तो 0.195 जो है ये इसके ऊपर आएगा। हाँ 195 जो आएगा इसके ऊपर आएगा, है ना, तो ये आएगा 196 में आएगा, 1.96 में आएगा। सही जवाब 196 में ये रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। 95, अरे यार कैसे आप कंफ्यूज में हो गया, 96 के नीचे आ रहा है ना 95, ये रिजेक्ट हो, एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट होगा। समझ में बात आई? मैं दोबारा से बताऊं, दोबारा से बता, देखो ध्यान सुनो। मैंने एक बताया था 2.58, है ना, 0.01, और फिर मैंने बताया था एक आपको ग्रेटर देन करके बताया था 1.96, याद आ रहा है किसी को? 0.05 बताया था। और एक मैंने बताया था आपको ग्रेटर लेस करके, जो ग्रेटर लेस करके था, ये ग्रेटर देन का साइन है, सिंबल ये ग्रेटर देन का है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, ये ग्रेटर लेस है, ये 1.96 था। तो ये 1.96 के नीचे की बात हो रही है, तो नीचे तो 1.95 आएगा, तो ये एक्सेप्ट होगा। और ये दोनों के दोनों रिजेक्ट होते हैं 0.05 के रूप में, ये रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, ये होता है। बाकी मैंने सही पढ़ाया है, आप उस वीडियो को देख लेना। 1.96 से 0.05 माइनस होगा ना सर? अगर आपका इससे नीचे आ रहा तो माइनस में ही तो आ रहा है वो, ये अगर 1.96 से नीचे आ रहा तो माइनस में तो आ रहा है वो माइनस में तो हो रहा है। तो इसलिए आपका 1.96 जो होगा, 95 जो होगा, वो आपका एक्सेप्टेड होगा, स्वीकृत होगा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए आगे बढ़िए, एक प्रश्न और लीजिए। घरेलू हिंसा में महिलाओं के सुरक्षा अधिनियम 2005 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य घरेलू हिंसा के श्रेणी में आता है? बताइए, घरेलू हिंसा का जवाब ए रहा है। वॉइस नहीं आ रही आज, बहुत सारे बच्चों को भाई दिक्कत आ रही है, अभिषेक जी को भी दिक्कत आ रही है शायद, क्या बताया जाए यार, आज क्या दिक्कत आ गई, परंतु आना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ इस प्रश्न का सही जवाब क्या होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने आपसे बताया है घरेलू हिंसा को लेकर, है ना, और आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध जो है महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 2005 में उसको परिभाषित किया गया है ना, कि भाई क्षति पहुंचाना, जख्मी करना, पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य, जीवन या अंगों का हित या मानसिक शारीरिक तौर पर खतरे से बेसिकली क्या खतरे से अगर उसका शोषण किया जाए, या आर्थिक रूप से शोषण, या मौखिक रूप से शोषण, या यौनिक रूप से शोषण, है ना, किया जा रहा है, या दहेज या अन्य संपत्ति के रूप में उसका एक अवैध मांग के रूप में भी उसका शोषण हो रहा है, ठीक है। तो ये क्रियाविधि सारी सारी उसमें आती है। अब पूछ रहा है इसमें कि इसके अंतर्गत कौन सा कृत्य घरेलू हिंसा के श्रेणी में आता है, प्रश्न ये पूछ रहा है आपसे। तो घरेलू हिंसा के दायरे के अंतर्गत अगर हम बात करें तो आर्थिक दुर्व्यवहार, जो आर्थिक दुर्व्यवहार की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कौन सा दुर्व्यवहार? घरेलू हिंसा के सुरक्षा अधिनियम 2005 में। अब दिमाग लगाइए जरा, बुजुर्ग के साथ तो नहीं होगा, नशाखोरी से भी नहीं होगा, बच्चों के साथ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाता है कि नहीं होगा भाई? यही होगा, पीड़ित शारीरिक मानसिक तौर पर घायल, ठीक है, मौखिक, यौगिक, यौनात्मक और भावनात्मक और आर्थिक शोषण, ये सभी के सभी शामिल है, सभी के सभी शामिल है इसमें, है ना। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। धारा आप वही है 2005 का, है ना। अगर आप धारा 20 और 22 देखेंगे ना तो उसमें दिया हुआ है वित्तीय असंतोष के बारे में, फाइनेंस असंतोष के बारे में दिया हुआ है, उसमें आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से चीज़ें क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 के बारे में बात करें तो प्रश्न आपसे 12 क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार, है ना, एक मिनट, ये प्रश्न है 12 वाला। जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार बाल कल्याण अधिकारी किसी बच्चे की सुरक्षा और देखभाल की ज़रूरत के संबंध में जो रिपोर्ट पेश किया उसे क्या कहते हैं? बताइए,
सी जवाब आ रहा है संजय जी का। देखो, आपको पता होना चाहिए कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत संसद किशोर अपराध कानून जो है किशोर न्याय बालकों की देखभाल संरक्षण अधिनियम 2000 के बदले में भी 2015 में इसका क्या किया गया था, पारित किया गया था ना। और इसमें बताया गया था कि 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच में जो किशोर होंगे, जो जुवेनाइल होंगे, उनके ऊपर बालिकों के समान मुकदमा चलाने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, ये बातें कही गई थी। तो इसलिए आपका जो जवाब होगा वो करेक्ट जवाब क्या होना चाहिए, जुवेनाइल जस्टिस देखभाल संरक्षण अधिनियम 2015। बच्चा या बच्ची 18 वर्ष की आयु पूरा होने तक उन्हें विशेष गृह में भेजने का निर्देश दिया जाता है। यदि बच्चा 17 वर्ष से ऊपर है या 18 वर्ष की आयु से कम है तो उसे विशेष घर में कम से कम 2 वर्ष तक रखा जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने आपको पढ़ाया भी है, विशेष गृह और संप्रेक्षण गृह, तो इसी का पार्ट बनता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कौन कौन से गृह के लेकर, है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपसे पूछा है कि बाल कल्याण अधिकारी किस बच्चे की सुरक्षा देखभाल जरूरत के संबंध में रिपोर्ट पेश करेगा, तो इसका सही जवाब देखिए आपका सामाजिक जांच की रिपोर्ट होगी, ये सही जवाब होगा। FIR गलत हो जाएगा, बाल जांच की रिपोर्ट गलत हो जाएगी, परिवार जांच की रिपोर्ट भी गलत हो जाएगी, सामाजिक जांच रिपोर्ट ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, सबका जवाब भी आ रहा है। अब अगेन वही क्वेश्चन है कि जुवेनाइल जस्टिस से लेकर केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 के अनुसार निम्न में से किस श्रेणी में बच्चे के विशेष गृह के बारे में बात किया गया है। अब आप मुझे जरा बताइए, जब वो विशेष गृह की बात हो गई, एक तो जो है आपको बता रहा था संप्रेक्षण गृह के बारे में, और संप्रेक्षण गृह नहीं पूछा है आपसे विशेष गृह पूछा है, तो आप बताइए जरा कौन सा उसमें आता है बच्चा, कानून भंग करने वाला बच्चा आता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ए वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा, है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में देखते हैं कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में मध्यस्थ किसका संबोधन करता है। मध्यस्थता का मतलब होता है उपचार को लेकर, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो ट्रीटमेंट से संबंधित था ये, है ना, क्लियर हुआ, बताइए। हाँ बोला करो थोड़ा बहुत यार। हाँ, अब आपको बता देता हूं मैं, आप सभी लोगों का जवाब ऑप्शन ए भी आ रहा है यहाँ पे, अंपायर का। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम जो होता है वो नियोजक द्वारा जब श्रमिकों का शोषण किया जाता है तो उसके विरुद्ध में श्रमिक आवाज़ उठाते हैं तो या उसका विरोध करते हैं तो उसे हम बोलते हैं औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में। आप ध्यान रखना, इसमें एक धारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, धारा 25 का जी, नोट कर लीजिए कॉपी पर, 25 का जी, और ये बताता है कि जब उसकी छटनी करोगे तो आप उन्हीं को करोगे जिनको शीघ्र भर्ती हुई है, जिनका जल्दी भर्ती हुई है, उन्हीं का छटनी करोगे, सबकी छटनी नहीं करोगे, ये धारा बताता है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है वनडे एग्जाम में, कई एग्जामों में पूछा जाता है इसको लेकर, है ना, इसे ध्यान रखें। फीफो बोलते सर, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो। हाँ फर्स्ट, हाँ बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है, बोल सकते हो। अगर हम बात करते हैं तो इसको सुलझाने की बात कर रहा है ना, तो सामूहिक सौदेबाजी होती है, ऐच्छिक पंच निर्णयन होता है, सुलह होता है, मध्यस्थता होता है, अधिनिर्णयन होता है, अनिवार्य जांच होता है, ये सभी सभी क्या होते हैं, किसी विवाद को सुलझाने का तरीका तो यही होता ना भाई। अब ये जो विवाद को सुलझा रहे हैं ना, इस विवाद को कहा जाता है अंपायर का, संबोधन देता है अंपायर का। ऑप्शन नंबर ए आपने सही जवाब दिया है 14 का, यहाँ पर क्लियर जवाब आप लोगों का आया है और अच्छा जवाब भी आया है ऑप्शन नंबर आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, और इसमें कुछ मुझे बताने की ज़रूरत है, बताइए ज़रा, अगर कुछ बताने की ज़रूरत है कहो तो मैं इसमें डिस्क्राइब कर सकता हूँ। जब कोई औद्योगिक विवाद मौजूद होता है तो उसे पकड़ लिया जाता है, नियोक्ता और कामगार के बीच में मध्यस्थता के लिए विवाद का उल्लेख करने की बात करता है ये। धारा 10 के तहत बताया भी गया है कि श्रम न्यायालय और न्यायिकाधिकार और राष्ट्रीय न्यायिक मध्यस्थता का उल्लेख भी किया गया है। कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में या नियोक्ता या कर्मचारी के बीच में विवाद होता है,
निपटारा कैसे करोगे? सामूहिक सौदेबाजी से, ऐच्छिक पंच निर्णय से, सुलह से, मध्यस्थता से, अधिनिर्णय से, अनिवार्य जांच से। ये वो चीज़ें हैं, मैंने आपको पहले भी करवा रखा है, इसके बारे में अच्छे से बताया भी है। तो वो चीज़ें इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए फॉर अमेरिका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें, आश्वस्तता हित लाभ, मातृत्व हित लाभ, इस क्वेश्चन को स्टार लगाइएगा सभी लोग 2021 के लिए। विकलांगता हित लाभ, आश्रित हित लाभ, चिकित्सा हित लाभ, दाह संस्कार के खर्च का प्रावधान किसी कर्मचारी के लिए किस कानून के अंतर्गत आता है? बताइए, स्टार लगा के करिएगा यहाँ पर इस प्रश्न को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये प्रश्न पूछा जाएगा इस बार, देख लेना आप लोग, ना आए तो कहना कि सर नहीं आया प्रश्न, और लगा के चले आना आप लोग। बताओ जरा कौन सा सही जवाब होगा। आपने नाम सुना है कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के बारे में? हाँ सुना होगा। कर्मचारी जो राज्य बीमा अधिनियम है, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोग देख के बता रहे हैं, है ना अभिषेक जी? अरे नहीं सर, नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है सर। अच्छा, सभी का सही आ गया इसमें, तभी मैं कह रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अगर देख के नहीं बता रहे हैं तो ये लाभ मिले नहीं सर कई साथियों को। अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पर थोड़ा सा कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में आया है। एक बात इसे नोट कर लीजिए, और दूसरी बात आप यहाँ पर नोट कर ये लीजिए कि इसमें, इस अधिनियम में कुछ हितलाभ के बारे में बात किया गया। तो एक आप लिखिए बीमारी हितलाभ, दूसरा पॉइंट लिख लीजिए आप लोग प्रसूति हितलाभ, प्रसूति, है ना। तीसरा आप लिख लीजिए जो है आसक्तता मतलब दिव्यांगता हितलाभ, उसी को बोलते हैं। और एक लिख लीजिए आश्रित हितलाभ, एक लिख लीजिए चिकित्सा हितलाभ, एक लिख लीजिए दाह संस्कार या अंत्येष्टि लाभ बोलते हैं इसको। दाह को क्या लिखिए, ऑब्लिक कर लीजिए, ऑब्लिक करके लिख लीजिए अंत्येष्टि लाभ। और एक लिख लीजिए बेरोजगारी भत्ता। ये सारे के सारे जितने मैंने अभी आपको बताए, ये हितलाभ के बारे में चर्चा किया गया है यहाँ पे। क्लियर हो गया? कर्मचारी की अपनी मासिक मजदूरी का 1.75% जो है नियोजक कर्मचारी की मजदूरी का 4.75% अंशदान करेगा। ठीक है, ये बेसिकली कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 में कहा गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बाकी जितने हितलाभ पूछे हैं, बताए मैंने, अगर आप लोगों को समझ नहीं आया है तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर जितने लाभ मैंने आप लोगों को बताए हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर है क्या? फिर मैं आगे बढ़ूं? बताइए। नहीं सर, चलो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आपने लखनऊ में कहाँ पार्टिसिपेट किया सर? लखनऊ CRC था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। लखनऊ में एक था CRE प्रोग्राम। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, आपसे क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि डैश ने सामाजिक व्यक्तिक कार्य के ज्ञान को काफ़ी योगदान दिया है, लेकिन उनमें से अधिकांश करणार्थक कारकों से संबंधित है, हस्तक्षेप की रणनीति से बनी है। इस बार मैं संडे को आप लोगों के लिए क्लास लेकर आ रहा हूँ सामाजिक अधिनियम, सामाजिक के कितने अधिनियम हैं, सामाजिक में प्रतिरक्षा में कितने अधिनियम है, दिव्यांगता में कितने अधिनियम है, ये क्लास होगी आप लोगों की, है ना। और बाकी आप लोग मुझे बताएंगे और भी चीज़ें मेंशन कर देंगे कि मुझे ये चीज़ें नहीं क्लियर है, उसकी भी क्लास संडे को होगी। 2 घंटे लगभग चलेगी वो भी क्लास संडे के दिन, है ना। तो तैयार रहिएगा उस दिन भी आप लोग। यहाँ पे प्रश्न के आधार पे भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट भी। यहाँ पर देखिए, व्यवहार विज्ञान जो है मानव कार्यों के विषय से संबंधित है, जो समाजशास्त्र, सामाजिक और नृविज्ञान, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, कानून, चिकित्सा और राजनीति विज्ञान, व्यवहार, ऐसे जो पहलू है ना, इनको
बेसिकली व्याख्या करता है। तो ये इन सारी चीज़ों को बेसिकली वो व्याख्या करता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा है रणनीति के रूप में, तो आप जरा बताइए व्यवहार विज्ञान जो है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 16 का 16 का बी वाला, ये इसकी व्याख्या नहीं होता, व्यवहार का नहीं होता है। व्यवहार हम करते हैं, व्यवहार के बारे में हम जानकारी लेते हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि लेकिन यहीं से प्रश्न बदला है, कह रहा है कि सामाजिक व्यक्ति कार्य का ज्ञान काफ़ी योगदान दिया है, बात ठीक है, लेकिन यहीं से प्रश्न बदल गया है कि उसने अधिकांश कार्यात्मक कार्यों से संबंधित होगा। तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा कार्य यहीं से होगा, व्यवहार विज्ञान से ही? ये लेकिन देकर प्रश्न को यहाँ पे गलत कर दिया इसको, ठीक है, और प्रश्न पूछ लिया फिर हस्तक्षेप की रणनीति नहीं है। इस प्रश्न में 3 टाइप के प्रश्न बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ये भी थोड़ा सा फोकस करिएगा इससे क्वेश्चनों पर, ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं एग्जाम में। एक प्रश्न आपके सामने आ गया कि किसी अध्ययन अगर हम बात करें प्ररचना का जो नियंत्रण समूह का प्रकार ये क्या होगा? बताइए। आप सबका जवाब यहाँ पे जैसा पहले लास्ट क्वेश्चन के साथ आया हुआ है, इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही जवाब होना चाहिए? अलीशन जी आगे भाई, ए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं किसी अध्ययन प्ररचना में नियंत्रण समूह का प्रकार्य प्रकार्य क्या है? प्रकार्य क्या है? तो ऐसी कंडीशन पर क्या होगा सही जवाब? आप देखो ऑप्शन ए को देखो, आप लोग ए जवाब दे रहे हो, ठीक कर रहे हो। आश्रित जो चर होते हैं वह बाह्य चरों के प्रभाव पर परिणाम बताता है। आश्रित चर क्या होते हैं भाई? जो क्या होता है जिसका अध्ययन या मापन किया जा सकता है। जो आश्रित चर होता है वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है, और यहाँ पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई नियंत्रण नहीं होगा तो बाह्य चर का प्रभाव का परिणाम तो बताएगा ही बताएगा। ये बात सही लग रही कि नहीं लग रही? सही तो ठीक लग रहा है, तो ये सही है आपका। और स्वतंत्र चर क्या होता है? स्वतंत्र चर क्या होता है? प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है, जिसमें चाहे वो जैसा चाहे वैसा परिवर्तन कर दे। उद्दीपक चर भी इसी को कहते हैं हम लोग, है ना। तो स्वतंत्र चर जो है उत्प्रेरकों के प्रभाव का परिणाम होता है। बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सुनिए कि कह रहा है कि अध्ययन प्ररचना में नियंत्रण समूह का प्रकार ये क्या होगा? तो नियंत्रण प्रकार अगर हम बात करते हैं समूह को लेकर, तो वह प्रकार का जो चर वेरिएबल्स होगा ऑप्शन ए होगा, ना कि यहाँ पर प्रेरक के प्रभाव का परिणाम होगा। ये आपका अलग है, ये उद्दीपक वेरिएबल्स में है ना। ये किस में है बताइए? उद्दीपक में है ना, उद्दीपक में है ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं स्वतंत्र चर का परिवर्तित करना क्या परिवर्तित करना भी? प्रयोगकर्ता का नियंत्रण है, जो चाहे वैसे चाहे परिवर्तित कर देता है। ये अलग स्टेटमेंट है, ये नियंत्रण समूह का कार्य नहीं बनता है। अब यहाँ पे जो है स्वतंत्र चर का प्रभाव का मापन करना, मापन तो गलत हो गया, ये तो साफ शब्दों में गलत हो गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो गलत हो जाएगा ए सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मापन वगैरह तो वहां पे होता है ना भाई, मापन अध्ययन कहाँ पे होता है? आश्रित में होता है ना, जहाँ पे बाह्य चरों पर प्रभाव पड़ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 17 का ए। संगठनात्मक सुधार के लिए तुलना और अधिगम के लिए प्रतिदर्श कार्य कौन सा होगा? बताइए। बेंच मार्किंग, रैंकिंग, फीडबैक, कार्य मूल्यांकन, बताइए। ए आ रहा है जवाब, डी भी आ रहा है ना। देखो अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन जो है समाधान परीक्षा टीम के द्वारा किया जाता है। जब किसी चीज़ का समाधान करोगे तो उस दौरान बेंच मार्किंग संगठनात्मक सुधार के लिए जो है ये यूज़ किया जाता है, या उसका तुलना की जाती है। तो सीखने का एक सरल कार्य है ये, सीखने का एक सरल कार्य है ये। तो संगठनात्मक विकास के जो जनक माने जाते हैं ना, वो कर्ट लेविन माने जाते हैं। कर्ट लेविन 1950, कर्ट लेविन 1950,
ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? बताइए जरा। संगठनात्मक विकास के जनक कौन माने जाते हैं? कर्ट लेविन माने जाते हैं। सुधार के लिए तुलना और सीखने के लिए सरल कार्य के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेंचमार्किंग, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कार्य मूल्यांकन। कार्य मूल्यांकन एक अन्य कार्यों के संबंध में जो कार्यों का मूल्यांकन का निर्धारण करता हो, जो व्यवस्थित तरीका करता हो। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे कि कार्यों के बीच में व्यवस्थित तुलना करने का प्रयास किया जा रहा हो, कार्यों के बीच में व्यवस्थित तुलना हो रही हो, तो वो कार्य मूल्यांकन। तो मूल्यांकन तो ऐसे ही नामों से पता चल रहा है, फीडबैक और रैंकिंग बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पर, है ना। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, भारतीय कारखाना 1948 के अनुसार निम्न में से कौन सा वैधानिक कल्याणकारी प्रावधान नहीं है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब बताइए जरा मुझे, आप सभी लोग बताइए। आपको मैं पहले भी बता रखा हूँ इसके बारे में, आप सब कुछ पता होगा अच्छे तरीके से। मैंने एक बार बताया था आप लोगों से कि भाई कारखाना अधिनियम 1948 में आता है, ये बात ठीक है। उसमें बालक के बारे में चर्चा किया था मैंने कि बालक का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसने अपनी आयु का 15वां वर्ष पूरा ना किया हो, उसे बालक बोलते हैं। कुमार के बारे में बताया था मैंने आप लोगों से कि जो बालक 15वां वर्ष पूरा कर लिया हो लेकिन 18वां वर्ष पूरा ना किया हो, उसको कुमार बोलते हैं। और अल्पवयस्क व्यक्ति हम उसको बोलते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति को या तो वो बालक हो या तो वो कुमार हो। वयस्क हम उसको बोलते हैं जो 18 वर्ष पूरा कर चुका हो। ये बात कारखाना अधिनियम 1948 में कही गई थी। और प्रश्न है कि प्रावधान नहीं है, तो पहले प्रावधान के बारे में जान लीजिए। एक है सफाई, दूसरा है आपका कचरे और बहिस्राव का व्यसन उपबंध है। ये तापमान के बारे में बात किया गया है कि एक नॉर्मल तापमान भी होना चाहिए। धूल और धुआं के बारे में बात किया गया है इसी अधिनियम में। कृत्रिम नमी और आर्द्रता के बारे में बात किया गया है इसी में। प्रकाश के बारे में बात किया गया है इसमें, रोशनी, प्रकाश। पेयजल की व्यवस्था के बारे में बात किया गया है। शौचालय की बात किया गया है। थूकदान के बारे में बात किया गया है। ये सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट है ना। घेराबंदी की बात करता है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित है और जो सुरक्षा से भी संबंधित है। तो ये तो स्वास्थ्य से संबंधित, सुरक्षा से भी संबंधित है। आग लगने की दशा में सावधानी, खतरनाक धुएं, गैस की आदि की सुरक्षा, वजन जो है उठाने वाली मशीन, नए यंत्रों को ढक कर रखना, स्वयं कार्य करने वाली मशीन, खतरनाक मशीनों का अल्पवय व्यक्तियों का नियोजन, ये सारी के सारे बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें बात की गई है। कल्याण संबंधी भी उपबंध किए गए हैं, सबके अलग अलग है। तो इसका जो सही जवाब होगा, तो ये परिवहन के बारे में कहीं नहीं किया गया है। चिकित्सा की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में आ जाता है। शिशु गृह के बारे में बात अगर हम करते हैं, शिशु गृह के बारे में भी, तो ये भी बेसिकली कल्याण से संबंधित वाले में आ जाता है आपका, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सुरक्षा को लेकर, तो ये भी आ जाता। तो बताइए जरा यहाँ पे परिवहन, कहीं मैंने आप लोगों से बता रहा हूँ परिवहन, तो परिवहन ही आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। परिवहन के बारे में चर्चा ही नहीं किया गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ले लीजिए 20 वाला, 20 वाला। औद्योगिक विवाद अधिनियम, ये लास्ट क्वेश्चन है, कर लीजिए। धारा जो है 1947 धारा डैश, जिसमें नियोक्ता सिर्फ उन कर्मचारियों की छटनी करेगा जिनकी सबसे हाल में भर्ती की गई हो। बताइए बताइए। 25 का जी, जितने बताया भाई 25 का जी उनका सही जवाब है। 25 का जी, है ना। 25 का एफ क्या बताता है? 25 का एफ क्या बोलता है? बोलता है भाई कर्मगारी लोग हैं, कर्मचारी लोग या कर्मगार भी बोलते हैं, कि छटनी करने से पहले शर्तों की सूचीबद्ध करना पड़ेगा। ये बताता है 25 का एफ।
और अगर हम बात करें 24 के बारे में, 24 का एफ क्या बताता है भाई? 24 का एफ क्या बोलता है? कहता है कि एक हड़ताल या एक ताला जो बाहर अवैध रूप से हो, और ध्यान रखना, और उसका उल्लंघन कर रहा हो धारा 22 और 23 का। 22 और 23 क्या? फिर 22 है आपका हड़तालों को तालाबंदी का निषेध करना, और 24 है हड़तालों का तालाबंदी में सामान्य निषेध करना। टोटल 40 धाराएं हैं इसमें, है ना? टोटल 40 धाराएं हैं। 40 आपको नहीं पढ़नी है, आपको केवल पढ़नी है तो 25 का पढ़ के जाइएगा। इसी यही इंपॉर्टेंट है, यही रिपीट भी हो सकता है क्वेश्चन, अगर आएगा भी तो ये रिपीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, है ना? 20 क्वेश्चंस, ठीक है। बाकी जो क्लासेस होगी वो मैं इसके आगे कल करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ठीक है ना? ओके। चलिए।